हेलो एवरीवन। कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक है संविधान का संशोधन, और इसमें हम मेनली आर्टिकल 368 को ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है कि हम जो भी वीडियो पढ़ाएंगे इसके साथ जो भी नोट्स होगा, अगर आप वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है www.studentclassesprayagraj.com, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप आसानी से इसे फाइंड कर सकें। और इसके साथ ही हम वीडियो जो भी कराते हैं उसके साथ हम उस टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज भी देते हैं। तो उसको अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप वेबसाइट पर ही जाकर प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि इसमें हम आपके लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स और गाइडेंस, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। सो डू विजिट द वेबसाइट। तो जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो होम पेज पर आपको मिलेगा ये। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज आएगा। इस पर आप सामान्य अध्ययन वीडियो क्लास पीडीएफ, इस पर क्लिक करके इसके नोट्स फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। तो बाकी संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी ये व्यवस्था है कि परिस्थितियां जैसे जैसे बदलें और जैसे जैसे समाज की और देश की आवश्यकताएं बदलें, उस हिसाब से हम अपने संविधान को भी उसी के अनुरूप संशोधित कर सकें, अमेंड कर सकें। और इसकी जो संशोधन प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के समान आसान या फिर अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। तो भारत में जो प्रक्रिया है संशोधन करने की, अमेंडमेंट करने की, वो ना तो ब्रिटेन के समान बहुत ज़्यादा आसान है और ना ही अमेरिका के समान बहुत ज़्यादा कठिन है। अर्थात भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना कठोर, यह दोनों का सम्मिश्रण है। तो एक तरीके से बैलेंस्ड है, मिक्स्ड है। ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है, फ्लेक्सिबल है कि इसे आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सके, इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके, और ना ही इतना कठोर है कि इसे बदला ही ना जा सके, चाहे परिस्थितियां जैसी हों, इसे बदला ही ना जा सके। और संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता किस लिए है? इसलिए है क्योंकि संविधान जो होता है, ये बोला जाता है कि समाज का, देश का आईना होता है। और जो समाज है, देश है, ये लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो उसी के अनुरूप हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने संविधान को भी परिवर्तित करते रहें, ताकि वो कंटेम्प्रेरी बना रहे, रेलेवेंट बना रहे। इस वजह से संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। और आप ये पाएंगे कि जिस तरीके से 1947 में जो संविधान बना था, अगर आज देखें तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके का देश 1947 में भारत था और आज जिस तरीके का देश भारत है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो 368 में संविधान को संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अनुसार संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का संशोधन कर सकती है। तो संसद इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन कर सकती है। पर संसद उन व्यवस्थाओं में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे इससे संबंधित। तो यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में दी थी। तो संविधान को संशोधन करने की जो शक्ति है पार्लियामेंट की, वो अनलिमिटेड है। वो कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। लेकिन एक मामला आया, केशवानंद भारती मामला 1973 में। उसमें यह जजमेंट दिया गया कि पार्लियामेंट चाहे तो कितना भी अमेंडमेंट कर सकता है, किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन संविधान का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूल ढांचा है, उसको बरकरार रखना जरूरी है। बस जब तक पार्लियामेंट उस बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रही है, तब तक वो संशोधन कर सकती है। तो पार्लियामेंट को बस ये ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट करते हुए संविधान का जो मूल ढांचा हो वो किसी भी तरीके से अफेक्ट ना हो। ये जजमेंट दिया गया केशवानंद भारती मामले में। तो अगर ये बोला जाए कि आज संविधान में संशोधन करने की पार्लियामेंट की शक्ति कितनी है, वो है अनलिमिटेड।
लेकिन लिमिट कहाँ से होती है? लिमिट होती है बेसिक स्ट्रक्चर से। पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट नहीं कर सकता है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये भी सुप्रीम कोर्ट लगातार बार बार बताता रहेगा कि संविधान में ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे अभी तक बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये कोई संविधान की बात है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे फेडरलिज्म को बताया है या सेकुलरिज्म को बताया है। तो इस तरीके के अलग अलग जजमेंट्स में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। और जब अगले लेक्चर में आप बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब संशोधन प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन का आरंभ कौन कर सकता है? संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही इसे किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। मतलब राज्य इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में ही अमेंडमेंट का जो विधेयक होगा, बिल होगा, वो इंट्रोड्यूस होगा। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कोई मंत्री भी कर सकता है या गैर सरकारी सदस्य जो है वो भी कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। पूर्व नहीं है, पूर्व होगा। मतलब पूर्व स्वीकृति, पहले से राष्ट्रपति से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। विधेयक को कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य यानी प्राइवेट मेंबर वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। तो कोई भी जो अमेंडमेंट का बिल होगा वो कब पास होगा? उसके लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा उसे पारित कराना अनिवार्य है। और विशेष बहुमत का मतलब है संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो। पहली बात तो संसद की जो कुल सदस्य संख्या हो दोनों सदनों में, जैसे लोकसभा में अगर पारित कराना है तो लोकसभा का विशेष बहुमत क्या होगा? तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी जैसे लोकसभा में 543 कुल सदस्य संख्या है तो उसका बहुमत क्या होगा? 272। और इसके अलावा 2/3 बहुमत उन सदस्य संख्या का जो उपस्थित हैं और मत दे रहे हैं। तो ये तो होना ही चाहिए। उसके अलावा ऐसे लोग जो उपस्थित हैं, जो प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं, उन मेंबर्स का भी 2/3 बहुमत होना जरूरी है, तभी विशेष बहुमत प्राप्त होगा। और ये दोनों सदनों यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा में भी, दोनों में ही विशेष बहुमत से इसे पारित कराना अनिवार्य है। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। यानी दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि जॉइंट सिटिंग करके जहां पर दोनों सदन के मेंबर्स होते हैं एक साथ बैठते हैं और फिर वोटिंग होती है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, यानी फेडरल स्ट्रक्चर में अगर कोई संशोधन हो रहा हो जहां पर स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं, स्टेट्स के जो हित हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी अगर स्टेट्स के भी हित इन्वॉल्व हैं, संघीय से रिलेटेड कोई मुद्दा है, फेडरल प्रोविजंस कोई हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी इसे सामान्य बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी इससे पारित होना चाहिए। सामान्य बहुमत क्या है? तो सदन के उन सदस्य संख्या का बहुमत जो उपस्थित हैं और मत दे रहे हैं, यानी जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं, उनका बहुमत, उनकी आधी संख्या। संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों से पास हो जाए, फिर उसके बाद जहां जरूरी है वहां राज्य विधानमंडलों से भी पास हो जाए। उस आधे राज्य के विधानमंडलों से पास होने के बाद फिर इसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देगा। वह ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी इस कंडीशन में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो वहां पर राष्ट्रपति उसको सहमति देगा। ये उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है। अब संशोधन के प्रकार क्या होते हैं? संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। यहाँ पर दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से
संशोधन हो सकता है। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, यमनबी रेखा। और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। तो ये जो दूसरा और तीसरा है ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होते हैं। और जो पहला है जहाँ पर दोनों सदनों से सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत के द्वारा विधेयक पारित हो जाता है और संशोधन हो जाता है, वो 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब देखते हैं इन तीनों में कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। तो पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तो इसमें कौन कौन सी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंड हो सकते हैं, जो संशोधित हो सकते हैं। जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन अगर करना है तो इसके अंतर्गत हो सकता है। नए राज्यों का निर्माण करना है, उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन करना है तो भी इसके अंतर्गत हो सकता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण करना है या उसकी समाप्ति करनी है। दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, इसको संशोधित करना है तो भी इसके द्वारा हो सकता है। संसद में अगर गढ़ पूर्ति की जो बात है उसको संशोधित करना है तो भी इसके अंतर्गत हो सकता है। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में जो प्रक्रिया नियम है, संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार जो है, इसमें संशोधन भी इसी के अंतर्गत होता है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। तो इतने सारे जो हैं ये साधारण बहुमत के द्वारा इसमें संशोधन हो सकता है। अब विशेष बहुमत के द्वारा कौन से होते हैं, इसके जो कुछ एग्जाम्पल, जैसे फंडामेंटल राइट्स में अगर करना है तो इसके आपको दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा बिल पारित कराना पड़ेगा। या फिर राज्य के जो नीति निश्चयक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें अमेंडमेंट बीसी प्रोसेस के द्वारा होगा। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इसमें कोई संशोधन करना है तो इस प्रोसेस से होगा। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो जहाँ पर राज्यों की स्वीकृति है तो इसमें वो सारे प्रोविजंस है जहाँ पर स्टेट्स के भी हित इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर फेडरल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं। जैसे केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, यहाँ पर स्टेट्स के हित इन्वॉल्व है, इस वजह से यहाँ पर राज्यों की स्वीकृति भी ली जाती है। वस्तु और सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल, सातवीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, सातवीं अनुसूची क्या है ये आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 स्वयं, मतलब अनुच्छेद 368 में कोई अमेंडमेंट करना है तो भी इस प्रोविजन के द्वारा ही होगा। और एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यानी जब यहाँ पर आधे राज्य विधानमंडलों से पारित कराना रहता है सिंपल मेजॉरिटी से, तो जब राज्यों के पास जाता है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो कितने दिन में उसे स्वीकृति देंगे। अब संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्या है। संविधान संशोधन के लिए कोई विशेष निकाय जैसे संवैधानिक परिषद अमेरिका में या संवैधानिक सभा हेतु कोई उत्पन्न नहीं है। मतलब संविधान संशोधन भी डायरेक्ट पार्लियामेंट ही करता है, पार्लियामेंट बिल भी बनाता है और पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो संविधान में संशोधन भी कर सके। कोई स्पेशल बॉडी नहीं है संविधान संशोधन करने के लिए जैसे अमेरिका में है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद में नहीं थे, जबकि अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इंडिया में संविधान संशोधन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, राज्य नहीं शुरुआत कर सकते हैं। जबकि अमेरिका में राज्यों के पास भी ये पावर है कि वे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकता है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। इंडिया में ज़्यादातर तो संविधान ही अमेंड कर देता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर राज्य की भी स्वीकृति जरूरी होती है, लेकिन उसमें भी आधे राज्यों की स्वीकृति से ही काम हो सकता है, जबकि अमेरिका में ये 3/4 राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं है।
मतलब जो अभी मैं बताया ना कि स्टेट्स के पास जब बिल जाता है तो ऐसा कोई समय सीमा नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है कि कब वो पारित करके देंगे। तो ये एक आलोचना की जाती है। संशोधन की प्रक्रिया केवल विशेष बहुमत द्वारा मामले में के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद में उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। तो विशेष बहुमत वाले को छोड़ दें तो ऐसे भी प्रोविजन है जहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से ही पारित हो जाता है और सिंपल मेजोरिटी से ही संविधान का संशोधन हो सकता है, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं, सामान्य बिल जो होते हैं, उसके जैसे ही प्रोविजन है। तो एक ये आलोचना होती है कि संविधान संशोधन जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले को इतना आसानी से कैसे किया जा सकता है। और कुछ लोगों ने क्या बोला है, जिस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को केसी वेयर ने बोला है कि लचीलेपन व जटिलता के बीच एक बेहतर संतुलन है, एक बेहतर बैलेंस है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि यद्यपि हम संविधान को इतना ठोस और स्थायी बनाना चाहते हैं जितना हम बना सकते हैं, परंतु इसमें कुछ लचीलापन भी होना चाहिए। यदि आप संविधान को स्थायी और कठोर बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि हम उसे स्टेबल तो बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर इसे कठोर बना दिया जाएगा तो राष्ट्र की प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि संविधान जो होता है वो राष्ट्र की प्रगति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। और जैसे जैसे राष्ट्र में परिवर्तन होता है तो ज़रूरी है कि संविधान भी उसी को रिफ्लेक्ट करे, और इसीलिए संविधान में भी संशोधन होना ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि संविधान में जो संशोधन करने का प्रोसेस है वो थोड़ा लचीला हो, और वो बैलेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि और भी लोग इसे देख सकें। और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं और भी डालता रहता हूँ। अगर आप कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले डाल चुके हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की भी वीडियोस जो हैं आपको आसानी से मिल सकेंगे। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के थ्रू 29 रुपीज़ पर मंथ बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, इसके द्वारा कर सकते हैं, या फिर UPI SCPN@UPI SCPN@कोटक, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पेड कोर्स जो चल रहा है ज्वाइन बटन में, और इसमें हम 6000+ क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि GS, मैथ और रीजनिंग इनसे रिलेटेड है। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बार इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 6000+ क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत आगे ले जाने के लिए बहुत ही काफ़ी हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है। विल मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।